नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। मैं पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया था, एमए मास्टर्स मैंने किया था ज्योग्राफी में, और फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केबीईडीयू कुमार व्रत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपके वीडियोस नहीं दिखते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है। हाँ, एक ग्लिच चल रहा है अभी यूट्यूब पर, नोटिफिकेशंस काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है मेरे वीडियोस को देखने के लिए, अभी आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके टैप करना है चैनल पर। जैसे अब यहाँ पे टैप करेंगे तो सीधा आप इस चैनल के होम पेज पे पहुँच जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट टैब होगा यहाँ पर, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस चैनल पे मौजूद जितने भी कोर्सेज हैं वो सब प्लेलिस्ट वाइज लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेरा कोर्स दिख जाएगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, आपको पहले यहाँ टैप करना है, फिर उसके बाद आप सीधा प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट के बाद जाके यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, इवन पेपर 1 कॉमर्स और हिस्ट्री सबके आपको दिख जाएंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऑल राइट, अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो ये कोर्स स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। और कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस कोर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स दोनों इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बार बार ये बोलते हैं कि सर हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके बीच में मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, तो वहाँ पर आपको पॉज कर लेना है और उसको पढ़ लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगी और जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूंगा वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैं अभी बोल रहा हूं और जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे वो होंगे इंग्लिश के, क्योंकि ज्योग्राफी के टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में काफ़ी इजी है इसको याद करना बजाय उसके हिंदी में। ठीक है, जो नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे कोर्स को तो वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, यानी कि पीडीएफ जो होगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और अभी कुछ टाइम तक हम इस चैनल पर ही एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद इस चैनल पे आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ टाइम तक हम इसी चैनल पर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी टीम के बारे में। ये हमारी टीम है जो रात दिन लगी हुई है और आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा 8 बजे हर रोज़। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी का यूजीसी नेट का 8 बजे कोर्स आता है, तो आप अपना टाइम शेड्यूल कर लीजिए। इवन इफ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो भी आप आके 8 बजे चेक कीजिए कि कोई वीडियो आया है नहीं आया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदे मिलते हैं। पहला फायदा है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, लाइव क्विज आपको मिलता है जिससे आपको पता पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड टाइम्स तक मिलती हैं जब तक आप सब्सक्राइब करते हैं। ठीक, ये सारे एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, इन सबके नाम आप देख सकते हैं। ये सारे टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं इंडिया के जो यूजीसी नेट के हैं। इसके अलावा और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सारे एजुकेटर यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको अनअकैडमी में सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर या iOS से, उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपका गोल कि आपको क्या करना है। तो आपको यूजीसी नेट सेलेक्ट करना है, वेरी ऑब्वियस। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप जाइए 24 मंथ्स के लिए, जिसका जो कॉस्ट है पर मंथ कॉस्ट वो 525 रुपीज़ है, जो ना सिर्फ मोस्ट इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता है, लेकिन सबसे लॉजिकल भी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप छोटे मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो आप 10 यूनिट्स और पेपर 1 नहीं कवर कर पाएंगे। इसीलिए एक बड़ी वैलिडिटी का कोर्स लेंगे तो आप पेपर 1 भी कर लेंगे, पेपर 2 भी कर लेंगे, और ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि JRF भी निकालेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक ज़्यादा ड्यूरेशन का अगर आप कोर्स लेते हैं, ज़्यादा वैलिडिटी का कोर्स लेते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूस चलती रहेगी। JRF के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पोस्ट कम होती है, तो प्रिपरेशन जो है वो लेयर्ड चाहिए, वहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए, वहाँ पर आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा। तो एक ज़्यादा ड्यूरेशन का कोर्स लीजिए। इसलिए 3 मंथ्स का और 6 मंथ्स का लेने से कोई मतलब नहीं है। और अगर आप 1 साल का भी लेने का सोच रहे हैं तो 1 साल की फीस देकर आप 24 मंथ्स का ले सकते हैं, जिसकी जो फी है वो 12,600 रुपये है। इसमें आप मेरा कोड लगाएंगे SF नेट तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपकी जो फाइनल कॉस्ट है 2 साल की वो 11,300 हो जाएगी। यानी कि 525 भी आपको पर मंथ नहीं देने, बस 472 रुपये देने हैं। ठीक है, ये आपको पर मंथ कॉस्ट है 2 साल की, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों। लाइव क्विज, डेली क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो ना सिर्फ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि आपका JRF भी क्लियर करवाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लेसन के बारे में। आज का जो लेसन है वो है डेनोटेशन वेदरिंग। अभी हम यूनिट 1 कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे हमने पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, फिर हमने पढ़ा था अर्थ इंटीरियर के बारे में, फिर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा, फिर हमने कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में पढ़ा, सी फ्लो स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर रॉक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने फोल्ड्स फॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। उसके पहले हमने एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो हम भाई यूनिट वाइज चल रहे हैं और यूनिट वाइज हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेनोटेशन एंड वेदरिंग।
ठीक है। इससे पहले हमने कुछ फोर्सेस के बारे में बात की थी, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, जिसमें हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस को कवर कर चुके हैं। इसमें हमने सारी चीजें देख ली हैं कि उसके अंदर दो तरह के फोर्स आते हैं, टेंशनल एंड कंप्रेशनल फोर्स, जो ओरोजेनेटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, ओरोजेनेटिक फोर्सेस में माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होते हैं, टेंशनल एंड कंप्रेशनल फोर्स, उससे बनते हैं फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स, जो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और एपिरोजेनेटिक जो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है वो सिंपल है, वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है, जिसके अंदर इमर्जेंस एंड सबसिडेंस आता है। अब बात आती है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, जो मैंने कहा था कि मैं इसको एक सेपरेट टॉपिक के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी एक टॉपिक है डेनोटेशन एंड वेदरिंग में। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एंडोजेनेटिक फोर्सेस के विपरीत काम कर रहे हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जैसे अर्थ के क्रस्ट के नीचे काम कर रहे हैं, और ये काम करने के बाद जो रिजल्ट देते हैं कि वो उससे नई नई चीजें बनती है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, जैसे माउंटेन्स बन रहे हैं, प्लेट्यूज बन रहे हैं, लेक्स बन रहे हैं। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो होंगे दोस्तों, वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर काम करते हैं और ये चीजें तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि ये कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रॉइंग फोर्सेस हैं, अर्थ डिस्ट्रॉइंग फोर्सेस हैं। ठीक है, ये डेन्यूट करते हैं चीजों को, स्ट्रिप ऑफ करते हैं चीजों को। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस का जो मेन स्रोत है ऊर्जा का, वो है हमारा अर्थ इंटीरियर, जहां से एक कन्वेक्टिव करंट चल रही है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव हीट है वहां पर, अर्थ की प्रीमॉर्टल हीट है। इसी तरह से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का जो ऊर्जा का स्रोत है वो है एटमॉस्फेयर। ये सारी जो एनर्जी है वो अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये सारी चीजें जो है वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस के अंदर आती है। वेदरिंग जो होती है वो तीन तरह की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जिसको आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मास मूवमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्लो मूवमेंट्स एंड रैपिड मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट के अंदर आते हैं क्रीप एंड सॉइल फ्लक्शन, और रैपिड मूवमेंट्स के अंदर आते हैं हमारे अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस एवलांच, लैंडस्लाइड्स, और फिर लैंडस्लाइड्स के भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे रॉक स्लाइड, डेब्रिस स्लाइड एंड स्लम्प। ठीक इसी तरह से इरोजन भी अलग अलग टाइप से होते हैं। इरोजन करने के लिए कुछ इरोजिव एजेंट्स की जरूरत होती है। एजेंट्स मतलब जो हेल्प कर रहे हैं, जैसे रनिंग वाटर हो गया, एक इरोजिव एजेंट्स है। रनिंग वाटर से फिर अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे रनिंग वाटर अगर माउंटेनस एरिया में है तो वहां पर वी शेप वैली बनेगी, यू शेप वैली बनेगी, गॉर्जेस बनेंगे, कैनन्स बनेंगे। और यही रनिंग वाटर जब प्लेन्स में आ जाता है तो वहाँ पे मीएंडर्स बनते हैं, और यही वाटर जब आपके सी शोर तक पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पे डेल्टास बनते हैं, जो एक डिपोजिशन फीचर है। तो इरोजन अलग अलग टाइप से हो सकता है, रनिंग वाटर से भी हो सकता है, जिसको हम कटाव कहते हैं वो रनिंग वाटर से भी हो सकता है, वो ग्राउंड वाटर से भी हो सकता है। ठीक है, ग्लेशियर से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है, और वेव्स एंड करंट से भी हो सकता है। इससे हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है इसी तरह से जो भी इरोजन हुआ है जिसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बने हैं, अर्थ क्रस्ट का कटाव हुआ है, तो वो कटाव जो है वो मटेरियल जो है कहीं जाके इकट्ठा होता है, और इस इकट्ठा जो होता है उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। और डिपोजिशन से फिर अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे इसी रनिंग वाटर से जो कटाव हुआ है और जो मिट्टी जाके कहीं जाके इकट्ठा हो जाती है, तो उससे बनते हैं डेल्टास। ठीक है, डेल्टास हमें देखने को मिलते हैं जब नदी अब बिल्कुल समंदर से जुड़ने वाली होती है, तो उससे पहले वो सारा जो अपना सेडिमेंट है बिखेर देती है, जिससे अलग अलग टाइप के डेल्टास बनते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिवल मिनरल्स होते हैं और एलिवल सॉइल होती है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इरोजन, डिपोजिशन, मास मूवमेंट एंड वेदरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आती हैं। एक्सक्यूज मी। और ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो डेनोडेशन का काम करते हैं। डेनोडेशन में बताऊंगा क्या होते हैं। डेनोडेशन मतलब स्ट्रिप ऑफ करते हैं, ये प्लेन करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं अर्थ क्रस्ट को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आप इस डायग्राम को देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और सहूलियत हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे चीज़ों की तो थोड़ी दिक्कत आएगी। आपको अगर यही नहीं पता कि भाई मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग एक्सोजेनेटिक है या एंडोजेनेटिक है, तो वो एक चिंता का विषय है, वो एक चिंता का विषय है। तो आपको इसीलिए फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स से बताने की कोशिश की जाती है कि आपको चीज़ें विजुअलाइज हों। ज्योग्राफी बोल के नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, मैं अगर मास मूवमेंट बोल दूंगा सिर्फ तो समझ में नहीं आएगा, अगर मैं वेदरिंग सिर्फ बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, मुझे इसको दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आता है, और तब जाके एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन जब आते हैं तब उसको हम इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह की चीज़ें हमने देखी है, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आती हैं। एक क्विक रिकैप अगर आपको मैं दूं तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आते थे सडन मूवमेंट्स एंड स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स होते हैं वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, और स्लो मूवमेंट्स के अंदर आते हैं हमारे एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है और ओरोजेनेटिक जो है हमारे माउंटेन बिल्डिंग है।
फिर उसके बाद ओरोजेनेटिक में दो तरह के फोर्स देखने को मिलते हैं, टेंशनल एंड कंप्रेशनल। टेंशनल मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, वो फोर्स है जिससे टेंशन बढ़ती है क्रस्ट पे, तो उससे क्रैक्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फ्रैक्चर, ठीक है। और जब कंप्रेशनल फोर्सेस मतलब जब फोर्सेस दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे फोल्ड्स बनते हैं, कंप्रेशन होता है, इससे बनती है क्रिस्टल बेंडिंग, ठीक है। तो फिर हमने इसके टाइप्स देखे थे, अगर आपको ध्यान हो तो भाई हमने बेंडिंग में देखा था कि क्रस्ट जब बेंड होती है तो रैप्स एंड फोल्ड्स बनते हैं। फिर फोल्ड जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइनल, मोनोक्लाइनल, रिकम्बेंट, ठीक है, नैप्स, इस तरह के हमने देखे थे। इस तरह से हमने फोल्ड्स भी अलग अलग टाइप के देखे, डिप स्लिप एंड स्ट्राइक स्लिप। डिप स्लिप में आते हैं नॉर्मल एंड रिवर्स, अगर आपको ध्यान हो तो। ये सारी चीज़ें जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं ये चीज़ें तो उस वीडियो को पॉज करके उस वीडियो पर जाइए, वो सारी चीज़ें देखिए, या ये वीडियो देखने के बाद वो सारी चीज़ें देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो फॉल्ट के अंदर फिर हमने देखा कि भाई वो मूवमेंट जो डाउन द डिप हो रहे हैं तो उसमें फॉल्ट्स बनते हैं, जैसे नॉर्मल फॉल्ट बनता है। फिर अगर अप द डिप मूवमेंट हो रहा है तो वो रिवर्स फॉल्ट बनेगा। स्ट्राइक स्लिप में हमने देखा कि लेफ्ट सिनिस्ट्रियल एंड राइट डेक्स्ट्रल, इसका क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज के अंदर, अगर आपको ध्यान हो, सन एंड्रियास फॉल्ट से पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस में देखी थी। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर हमने ये दोनों चीज़ें देखी हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, और इन दोनों के इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, आइसोस्टेसिस कहा जाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो हमने इतनी इसकी रामायण गा दी अभी, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो है वो डायरेक्टली रिजल्ट है स्ट्रेस की वजह से। देखिए ये जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो वेदरिंग है, ठीक है, चाहे वो मास मूवमेंट है, चाहे वो इरोजन है, चाहे वो डिपोजिशन है, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो फोर्सेस हैं अर्थ में स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं। जब तक कि स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ना तो वेदरिंग हो सकती है, ना तो इरोजन हो सकता है, ना तो डिपोजिशन हो सकता है, ना आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस भी दोस्तों मॉलिक्यूलर लेवल तक होना बहुत ज़रूरी है। जब भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से अर्थ मटेरियल पे मॉलिक्यूलर लेवल तक स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हो पाती है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, और ये पुशिंग और पुलिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी है। तो बेसिक रीजन जिसकी वजह से वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हो रही है वो है डेवलपमेंटल ऑफ स्ट्रेस। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, तो वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस नहीं है, वो है स्ट्रेस। जब तक स्ट्रेस नहीं बनेगा, जब तक अर्थ मटेरियल पे स्ट्रेस नहीं आएगा, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो स्ट्रेस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस भी मॉलिक्यूलर लेवल तक होना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो उसको पॉज करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आप इसको पॉज कर लीजिए और आगे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डेनोटेशन के बारे में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है डेनोटेशन, ठीक है। जो भी टर्म्स हमने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर पढ़े, ठीक है, वो सारे टर्म्स जो हैं कहला के एक टर्म बनता है जिसको हम डेनोटेशन कहते हैं। अब वो क्यों बनता है? क्योंकि वेदरिंग हो, चाहे वो इरोजन हो, चाहे वो डिपोजिशन हो, चाहे वो मास मूवमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो क्या कर रही है, अर्थ को तोड़ रही हैं, अर्थ को स्ट्रिप ऑफ कर रही हैं, अर्थ को लेवल कर रही हैं, इसीलिए इनको डेनोटेशन कहा जाता है, ठीक है। डेनोटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। अम्ब्रेला टर्म मतलब एक ही टर्म, एक ही वर्ड के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, अम्ब्रेला टर्म जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक छतरी के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेनोटेशन जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आता है। पॉइंट टू बी नोटेड है, इसके अंदर डिपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि डिपोजिशन से तो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, डिपोजिशन से चीज़ें बनती हैं, तो डिपोजिशन इसके अंदर नहीं आएगा। केवल और केवल वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन ये सब मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो आपको समझना है अभी डेनोटेशन क्या है। तो डेन्यूट का मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ, टू अनकवर, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट को जब हम स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, उसको अनकवर कर देते हैं, उसको डेनोटेशन कहा जाता है। और डेनोटेशन हो पाता है वेदरिंग की वजह से, मास मूवमेंट की वजह से, इरोजन की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ये बात को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेनोटेशन जो है दोस्तों वो रॉक टाइप और उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। फोल्डिंग एक्टिविटी भी अगर होगी तो वो रॉक के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। रॉक किस तरह की है, अगर रॉक परमिएबल है या इम्परमिएबल है, ठीक है। परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब क्या वो लिक्विड्स को अंदर अपने आने देती है या नहीं आने देती, क्या उसके अंदर पोर्स है या नहीं है। इसके अलावा रॉक सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। रॉक के मिनरल्स कैसे हैं, मिनरल्स ऐसे हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं या नहीं होते हैं,
ठीक है। इसके अलावा रॉक का इंक्लिनेशन कैसा है, यानी कि उसका डिप एंगल क्या है, ठीक है, उसके अंदर जॉइंट्स हैं भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो डेनोटेशन को करती हैं। अगर ये सारी चीजें जो फेवरेबल होंगी तभी डेनोटेशन होगा। इस तरह की रॉक अगर हमें देखने को मिलती है जो ना तो उसके अंदर कोई मिनरल्स हैं, ना उसके अंदर कोई पोर्स हैं, ना वो डिप एंगल पर है, और ना उसके अंदर कोई जॉइंट्स हैं, तो उस तरह की रॉक्स में वेदरिंग होना या डेनोटेशन होना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो रॉक पे वेदरिंग जो है, सॉरी डेनोटेशन जो है वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे और उसके टाइप पर। जो सारे हमने चीजें देखी, जैसे परमिएबल और इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब रॉक्स के अंदर पोर्स नहीं है और उसके अंदर लिक्विड्स नहीं घुस सकते। परमिएबल मतलब रॉक्स के अंदर छोटे 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 पोर्स हैं जिसके अंदर लिक्विड घुस सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आप जानते ही हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन आप जानते हैं, रॉक्स का रॉक का एंगल जो होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। रॉक्स जितनी स्टीप होगी, जितनी ज़्यादा रॉक स्टीप होगी, उतना उस पर वेदरिंग होगी, उतना जो है उसके अंदर जो मटेरियल है वो नीचे नीचे की तरफ आएंगे, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स होंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग के अंदर रॉक्स के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब वो डिजॉल्व हो जाते हैं तो पूरी रॉक गायब हो जाती है, पूरी रॉक जो है वो सोल्यूशन बन जाती है और वो रेनफॉल के तहत बह जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेनोटेशन मतलब एक अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन आते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं, सारी चीजें अर्थ को स्ट्रिप ऑफ कर रही हैं, अर्थ को अनकवर कर रही हैं। तो अर्थ को अनकवर करना ही डेनोटेशन है, और डेनोटेशन जो है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ये आप डायग्राम दे सकते हैं, एक तरीके से चार्ट है जिसको बता रहा है कि भाई डेनोटेशन के अंदर क्या क्या आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये 3 नाम दे दिए होंगे और एक नाम और ऐड कर दिया जाएगा, और जहां पर इनके ड्राइविंग फोर्स के बारे में बोला जाएगा कि भाई इसके पीछे कौन सा ड्राइविंग फोर्स लगा हुआ है। तो वेदरिंग के पीछे हमेशा हमेशा मॉलिक्यूलर स्ट्रेस रहता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। वेदरिंग जो होती है वो हमेशा जब अर्थ मटेरियल पे मॉलिक्यूलर स्ट्रेस पड़ेगा तो होती है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्यों पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पड़ता है, ठीक है। मास मूवमेंट जो होते हैं दोस्तों वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से इंपैक्ट करते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इरोजन और डिपोजिशन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। रनिंग वाटर जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, विंड्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी चीज जो एक मोशन के अंदर है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ऑल्दो डेनोटेशन के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, लेकिन इन तीनों के फोर्सेस अलग अलग हैं। वेदरिंग जो हो रही है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस से हो रही है, मास मूवमेंट जो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से हो रहा है, ठीक है। और इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो काइनेटिक मूवमेंट से हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। डेनोटेशन में हमने देख लिया कि डेनोटेशन मतलब टू स्ट्रिप ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। डिपोजिशन इसके अंदर नहीं आता है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से क्या चीज जो है वो डेनोटेशन में आती है, 3 चीज आपको दे रखी है, वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, और चौथी चीज अगर आपको डिपोजिशन दे रखी है तो आपको गलत लगेगा, वो सीधी सी बात है। सही आंसर इसका हो जाएगा डिपोजिशन, क्योंकि डिपोजिशन जो है वो डेनोटेशन में नहीं आता है, क्योंकि डिपोजिशन डेनोटेशन में आ ही नहीं सकता। डिपोजिशन तो चीजें बनाएगा, बनाने वाली चीज जो है डेनोटेशन में कभी नहीं आ सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं एक एक करके, हम सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं वेदरिंग के बारे में, जो डेनोटेशन का पहला पार्ट है वेदरिंग, ठीक है। देखिए दोस्तों, वेदरिंग मतलब जब रॉक्स का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और केमिकल डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। 2 टर्म है, एक है डिसइंटीग्रेशन और एक है डीकम्पोजिशन, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। एक्सक्यूज मी। डिसइंटीग्रेशन मतलब जब बड़ी बड़ी रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, ठीक है, उसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब कुछ रॉक्स जो थी वो सॉलिड स्टेट के अंदर थी और उसके अंदर कुछ मिनरल्स थे, जब इसके अंदर पानी गया तो ये रॉक्स जो है वो कंप्लीटली सॉल्यूशन बन गई और एक लिक्विड स्टेट के अंदर आ गई, तो ये हो गया डीकम्पोजिशन, ठीक है। जब रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। और जो रॉक्स, बड़ी रॉक्स, छोटी छोटी बड़ी रॉक्स है जो टूट टूट के छोटी रॉक्स में आई, तो उसको हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि मुद्दे की बात यह है, वेदरिंग के अंदर दोनों ही चीजें होती हैं, केवल रॉक्स का टूटना वेदरिंग नहीं है, रॉक्स का टूटना और उनका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाना, ये दोनों चीजें जो है वो वेदरिंग के अंदर आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वेदरिंग को मैं अगर देसी भाषा में बताऊं, आसान भाषा में बताऊं, तो वेदरिंग में होता क्या है। वेदरिंग में क्या होता है दोस्तों, जो भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस से स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, चाहे वो फॉल्ट्स हो, चाहे वो फॉल्ट्स हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो प्लेन्स हो, ठीक है, जितनी भी चीजें जो हम देख रहे हैं, प्लेन्स डिपोजिशन से होती है, जितनी भी चीजें हम देखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो कंटिन्यूस इस पे स्ट्रेस पड़ता है। अब स्ट्रेस किस किस तरह से पड़ता है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी एक चट्टान है, ठीक है, और वो काफ़ी हाइट पर है, तो उस पर अगर वो चट्टान एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, तो उस पर स्ट्रेस पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम आएगा साल में जब उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा और टेम्परेचर की वजह से रॉक्स जो हैं वो एक्सपैंड होंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है।
और एक टाइम आएगा जब वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और उस माइनस टेम्परेचर की वजह से रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और ये रॉक्स जब इसमें जब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और मान लीजिए इस पर फिर अब बरसात भी हो गई, तो बरसात की वजह से क्या होगा और इस पर स्ट्रेस पड़ेगा, तो ये रॉक्स जो है वो छोटे 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 पार्टिकल्स के अंदर टूट जाएगी। यानी कि मुद्दे की बात यह है, चट्टानों पर या अर्थ स्ट्रक्चर पर जब सर्दी, गर्मी, बरसात, इवन विंड्स का जब इनका थपेड़े पड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। ये इसकी देशी भाषा के अंदर इसका मतलब है, यानी कि जब अर्थ स्ट्रक्चर पे मौसम की मार पड़ती है तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। और जब मौसम की मार पड़ने के बाद इनके अंदर केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं उसको भी हम वेदरिंग कहते हैं। यानी कि वेदरिंग के अंदर दोनों चीजें आती हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डीकंपोजिशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब वेदरिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों कि वेदरिंग के अंदर जो भी चट्टानों का टूटना हो रहा है या डीकंपोजिशन हो रहा है उसमें रॉक्स का मटेरियल जो है, यानी कि वेदर्ड मटेरियल जो है, उसका मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आपसे सवाल उठेगा कि सर वेदर्ड मटेरियल क्या है? वेदर्ड मटेरियल मतलब चट्टानें जब टूट टूट के छोटी छोटी बन रही हैं उसको हम वेदर्ड मटेरियल कहते हैं। तो वेदरिंग के अंदर कभी भी वेदर्ड मटेरियल का मूवमेंट नहीं दिखता है। आने वाले जो हम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे मास वेस्टिंग पढ़ रहे हैं या मास मूवमेंट पढ़ रहे हैं या इरोजन पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अदर्शन और रीजनिंग से, ठीक है, कि वेदरिंग का मतलब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है और वेदरिंग के अंदर कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई वेदरिंग जो है उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वेदरिंग जो है वो इन सिटू या ऑन साइट प्रोसेस है। तो इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। वेदरिंग के अंदर कभी भी मटेरियल्स का, अर्थ मटेरियल्स का मोशन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये एक ऑन साइट प्रोसेस है, यानी कि जहां पर चट्टान मौजूद है वहीं पर ही जो सारी चीजें होंगी वहीं पर ही उसको मौसम की थपेड़े पड़ेंगे, मौसम की मार पड़ेगी और स्ट्रेस पड़ेगा। इससे कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है चट्टानों का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भाई मैंने अभी रिपीट किया था इसको कि भाई असर्शन है कि भाई इन वेदरिंग देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, यानी कि वेदरिंग में कभी भी चट्टानों का या वेदर्ड मटेरियल का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। रीजन आपको दे दिया जाएगा क्योंकि वेदरिंग जो है एक ऑन साइड या इन सिटू प्रोसेस है। इन सिटू मतलब जो चीज है जहां पर खड़ी है वो वहीं पर ही उसके अंदर सारी चीजें हो रही है, इसको हम कहते हैं इन सिटू प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 जो हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है कि भाई वेदरिंग जो है उसके कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे केमिकल वेदरिंग जिसकी वजह से डीकंपोजिशन होता है, फिजिकल वेदरिंग जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग जिसके अंदर डिसइंटीग्रेशन और डीकंपोजिशन दोनों होता है। बायोलॉजिकल मतलब जब जीव जानवरों के तहत जब रॉक्स का टूटना होता है उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। जीव जानवरों के तहत जब उनकी बॉडीज जो है वो गलने लगती है, गलने की वजह से कुछ सॉल्यूशंस बनते हैं, कुछ एसिड्स बनते हैं और वो एसिड जो है फिर चट्टानों को डिकम्पोज करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। यानी भी जहां पर भी वेदरिंग में लिविंग एलिमेंट जहां पर भी आ गया तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, और जहां पर भी टूटना फूटना आ गया तो वो फिजिकल वेदरिंग है, और जहां पर भी उसका केमिकल चेंज ही बदल गया, केमिकल रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर, तो वो है केमिकल वेदरिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिकम्पोज जहां भी होगा वहां पे केमिकल है, डिसइंटीग्रेट जहां भी है वहां पर फिजिकल है, और जहां पर भी लिविंग थिंग की बात हो रही है वो बायोलॉजिकल है, ठीक, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग के बारे में। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स है, ठीक है। अब ये फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो होती है स्ट्रेस की वजह से, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से। और दोस्तों मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जो है वो 3-4 चीजों से लगता है। पहला सबसे बड़ा रीजन है वो है टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि टेम्परेचर चेंज जो है उसका कितना बड़ा चेंज हो सकता है, तो आप कितना बड़ा उसका रोल होता है टेम्परेचर का फिजिकल वेदरिंग के अंदर, ठीक है। मान लीजिए हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का जो वेस्टर्न इलाका है, जो मरुस्थल इलाका है, जैसलमेर, उसकी अगर हम बात करें, जैसलमेर एक ऐसा इलाका है जो, और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जितने भी हैं, वो एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर समर्स में, यानी कि इस वक्त वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री चला जाता है दिन में, लेकिन रात को यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री चला जाता है। जो सैंडी एरिया है वो दिन में इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है कि टेम्परेचर चला जाता है 50 डिग्री, लेकिन रात को यही सैंडी एरिया उतनी ही जल्दी हीट रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर जो रॉक्स होंगी दोस्तों, उसमें कितना ज़बरदस्त जो है आपको टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो एक रॉक्स की क्वालिटी होती है, जब भी रॉक्स के अंदर हीट इंड्यूस होती है तो रॉक एक्सपैंड करती है, और जैसे ही रॉक्स में जब कूल टेम्परेचर देखने को मिलता है तो रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जब रॉक्स के अंदर होता है उसकी वजह से रॉक्स टूट जाती है, क्योंकि कारण यह है कि रॉक्स रबड़ की तो बनी हुई नहीं है। अगर रबड़ की बनी हुई होती तो वो फ्लेक्सिबल होती, वो
खिंच जाती है, वो इलास्टिक होती, खिंच जाती और फिर वो नीचे की तरफ आ जाती। रॉक्स होती है सॉलिड स्ट्रक्चर। तो रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की जब टेम्परेचर चेंजेस जब होते हैं, इसी को ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। इससे स्ट्रेस पड़ता है और इसी से जो है रॉक्स टूट जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये दो वर्ड हैं जिसको मैं आपको क्लाइमेट के अंदर भी पढ़ाऊंगा, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब। डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो होता है पूरे दिन का मैक्सिमम और मिनिमम तापमान। तो ऐसे इलाके जहां पर डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पर रॉक्स का जो डिसइंटीग्रेशन होगा बहुत जल्दी होगा। और ऐसे इलाके जहां पर डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिनिमल है, बात करें हमारे इंडिया के कोस्टल इलाकों के बारे में, जैसे केरला हो गया, चाहे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे नॉर्मली जो है टेम्परेचर शिफ्ट इतना ज्यादा नहीं होता, 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर रहता है जो पूरे साल भर रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इवन राजस्थान जो है ये एक एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट जोन है, यहाँ पर गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो इसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम पूरे साल का भी स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो स्ट्रेस जो है फिजिकल वेदरिंग के अंदर, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, जो ड्राइविंग फोर्स की हमने बात की थी, पहला है टेम्परेचर चेंजेस जिसकी वजह से एक्सपेंशन होता है रॉक्स का और कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरा है वाटर प्रेशर। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे इलाके के अंदर रॉक्स मौजूद है, जैसे हम बात करें आसम के इलाके के बारे में, वहाँ पे ये रॉक्स होंगी, उसमें पानी का प्रेशर इतना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। इवन उत्तराखंड जो इलाका है, माउंटेनस इलाका है, वो हो गया। ठीक है, तो पानी का जब प्रेशर पड़ता है उससे भी जो रॉक्स हैं वो टूटने लगती हैं और वो वेदर्ड मटेरियल से चली जाती हैं। ठीक है, रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स होती हैं, उससे भी होता है, यानी कि साल में 6 महीने तो बहुत जबरदस्त रेनफॉल हो रही है और 6 महीने जो है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, उससे भी स्ट्रेस इंड्यूस होता है और उससे भी रॉक्स टूटती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्सपेंशन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, वाटर साइकिल की वजह से और कुछ हद तक ग्रेविटेशनल फोर्सेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर रॉक्स जो हैं बहुत बड़ी ऊंचाई पर है, ठीक है, और उसका इंक्लिनेशन बहुत स्टीप है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर एक्ट करने लग जाएगा और इसकी वजह से रॉक्स का जो है डिसइंटीग्रेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिजिकल वेदरिंग्स के कुछ टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके कुछ सब टाइप हैं। जैसे वेदरिंग के 3 टाइप हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, और फिर हम इसके कुछ सब टाइप पढ़ेंगे। फिजिकल वेदरिंग के कुछ सब टाइप्स हैं। पहला है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। ठीक है, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन यानी कि कहीं लोड जो था वो अनलोड हो रहा है और उस अनलोड की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है और उसकी वजह से रॉक्स टूट रही हैं। ठीक है, मैंने जब आपको अर्थ इंटीरियर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये हमारा अर्थ स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल है और उसके बाद कोर है। ये बात आपको ध्यान है। ठीक है, जैसे जैसे हम डिग करेंगे अर्थ के अंदर, जैसे हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ आएंगे तो हमें प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा, और मेंटल से अगर हम कोर की तरफ जाएंगे तो हमें प्रेशर और महसूस होगा। यानी कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे जितने भी रॉक्स हैं, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा लोड है ऊपर तक। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अर्थ की क्रस्ट पे, मेंटल पे या कोर पे जितने भी रॉक्स हैं, जितनी भी डेप्थ पे हम जाएंगे तो उन पे ऊपर की रॉक्स का लोड है। ठीक है, अब जब ये रॉक्स यहाँ पर क्रस्ट पे जो हैं, इन पे जब वेदरिंग होती है, ठीक है, इन पे जब वेदरिंग होती है, जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रेस लग रहे हैं इसकी वजह से, ये रॉक जब कंटिन्यूस वेदरिंग के थपेड़े पड़ते हैं इस पर, तो ये रॉक जो है टूटने लगती है। टूटने के बाद ये रॉक छोटे छोटे कणों में बढ़ जाती है और यहाँ से शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही ये रॉक्स यहाँ से वेदरिंग होने के बाद शिफ्ट हो रही है, तो ये जो लोड पड़ रहा था इन रॉक्स पे, ये प्रेशर एक रिलीज होता है, एक वर्टिकल प्रेशर रिलीज होता है, और उस प्रेशर रिलीज की वजह से यहाँ पर रॉक्स का एक्सपेंशन होता है और फिर यहाँ पर उस एक्सपेंशन की वजह से एक और स्ट्रेस लगता है जिससे डिसइंटीग्रेशन होता है। यानी कि रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग रॉक्स ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन, इसकी वजह से एक वर्टिकल प्रेशर रिलीज होता है। जब कंटिन्यूस इरोजन होता है सरफेस वाली रॉक्स का, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाती है अपनी जगह से, जिसकी वजह से जो नीचे वाली रॉक्स हैं फिर वो ऊपर आने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से एक वर्टिकल प्रेशर रिलीज होता है। वर्टिकल प्रेशर रिलीज होने की वजह से क्या होता है, रॉक एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है। इसी को कहते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, क्रस्ट वाली रॉक जो है उसके ऊपर कंटिन्यूस इरोजन हो रहा है, कंटिन्यूस वेदरिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रही है। टूटने के बाद वो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है, तो नीचे वाली रॉक्स जो है, जो लोड में दबी हुई थी, वो ऊपर आने की कोशिश करती है और इसकी वजह से एक वर्टिकल प्रेशर रिलीज होता है। जब वो वर्टिकल प्रेशर रिलीज होता है तो रॉक्स का एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन की वजह से हम जानते हैं रॉक्स जो है वो दबाव लगाती हैं, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का। ठीक है, कुछ ऐसे इलाके जहां पर कर्व्ड रॉक सरफेस है, कर्व्ड ग्राउंड सरफेस है, वहां पर आपको एक्सफोलिएशन देखने को मिलेगा, जिसको मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा एक्सफोलिएशन क्या है। ठीक है, तो अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन तो ये है। दूसरा है ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, यानी कि
टेम्परेचर का चेंजेस होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है जो रॉक्स जो है उसके अंदर छोटे 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 कण बन जाते हैं, ठीक है। जो रॉक्स छोटे छोटे कणों के अंदर डिवाइड हो जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जब रॉक्स कोर्स मिनरल ग्रेन्स के अंदर बड़े बड़े दानों के अंदर जब डिवाइड हो जाती है उसको हम ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ये भी फिजिकल वेदरिंग के अंदर आएगा। पहला हमने पढ़ा अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, दूसरा है ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जब रॉक्स का वेदरिंग इस तरह से हो रहा है टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कि वो छोटे छोटे दानों के अंदर डिवाइड हो गई है, ठीक है, छोटे छोटे कोर्स मिनरल्स के अंदर डिवाइड हो गई, तो उसको हम ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देखेंगे, ये है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन का डायग्राम। यहाँ पर क्रस्ट है, ठीक है, ये फिर मेंटल है और ये कोर है, ठीक है। इन सब रॉक्स का दबाव लग रहा है, तो जब यहाँ पर कंटिन्यूस इरोजन होगा दोस्तों, कंटिन्यूस इरोजन की वजह से ये रॉक्स शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये रॉक्स शिफ्ट होंगी तो नीचे से एक प्रेशर लगेगा, एक वर्टिकल प्रेशर रिलीज होगा, जिसकी वजह से रॉक्स का और एक्सपेंशन होगा और यहाँ पे जो रॉक्स मौजूद है उनका डिसइंटीग्रेशन होगा। इसी को ही हम कहते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, ये जो बड़ी सी चट्टान है, ठीक है, ये छोटे 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 पार्टिकल्स के अंदर हो रही है। आप देख सकते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड ग्रेन्स एक्यूमुलेट। तो ये बड़ी बड़ी चट्टान जब छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है उसको हम कहते हैं ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ये इसका रियल लाइफ डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी चट्टान थी और देखेंगे ये कैसे कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर अब डिवाइड हो गई है ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस। इसी को हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग यानी कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। ये एक्सफोलिएशन का डायग्राम है। एक्सफोलिएशन दोस्तों उन इलाकों में होता है जहां पर रॉक्स जो होती है वो कर्व्ड सरफेस पे होती है, यानी कि पूरी जो क्रस्ट है वो एक गोलाई के आकार में है। तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर चेंजेस होंगे, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से सबसे पहले इस पर क्रैक्स पड़ेंगे, ठीक है, क्रैक्स पड़ेंगे, ठीक है। क्रैक्स पड़ने से नीचे अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन होगा, रॉक एक्सपेंड करेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, इस रॉक पे छोटी छोटी पपड़ियां बन जाएंगी, यानी कि इसकी ऐसा लगेगा कि रॉक्स की स्किन उतर रही है। तो वो प्रोसेस जब अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की वजह से रॉक्स के अंदर क्रैक्स पड़ती है और क्रैक्स पड़ने की वजह से रॉक्स की स्किन निकल आती है, ठीक है। जैसे कि हम प्याज को जब छीलते हैं तो उसकी स्किन निकल आती है ना, उस तरह से जब हम निकल आती है तो उसको ओनियन डिसइंटीग्रेशन भी कहा जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन, जिसको मैं अलग स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यही है, ठीक है। तो एक्सफोलिएशन के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, राइज इन टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से रॉक एक्सपेंड करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होता है टेम्परेचर फॉल होता है, रॉक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से डायरेनल चेंजेस जब होते हैं रॉक्स के अंदर तो एक्सफोलिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से राउंडेड सर्फेस हमें देखने को मिलते हैं और एक्सफोलिएशन डोम और एक्सफोलिएशन हिल्स देखने को मिलते हैं। एक्सफोलिएशन नॉर्मली हमें मिलेगा उन इलाकों में जहां पर राउंडेड सरफेस है और वो इलाके ड्राई क्लाइमेट्स के होते हैं और हाई एलिवेशन पे होते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है एक्सफोलिएशन पे, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो है टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो रॉक एक्सपेंड कर रही है, टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो रॉक जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये जब रिपीटेड होता है किसी राउंडेड सरफेस पे तो क्या होगा, उसमें दरार आ जाएगी, ठीक है, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, उस रॉक्स की स्किन निकल आएगी, ठीक है, छोटी छोटी स्किन निकल आएंगी और उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है, और उसकी वजह से एक्सफोलिएशन डोम्स देखने को मिलते हैं। ये डायग्राम आप देखिए, ठीक है, इसीलिए इसको ओनियन स्किन वेदरिंग भी कहा जाता है। क्या हुआ, यह हाई एलिवेशन पे रॉक्स और ड्राई क्लाइमेट है जिसकी वजह से ये दरार बन गई और दरार बनने के बाद आप देखेंगे किस तरह से इसकी स्किन निकल आई है, ऐसा लग रहा है कि रॉक्स की स्किन निकल आई है। ये इसका रियल लाइफ डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस तरह की वेदरिंग को हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। ये आप देख सकते हैं अलग अलग इसके टुकड़े निकल के आ गए और ये इसका रियल लाइफ डायग्राम आप देख सकते हैं। ये कर्व्ड राउंड सरफेस है और अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी स्किन निकल आई है, ऐसा लग रहा है कि इसकी पपड़ी बाहर आ गई है। तो पपड़ी नुमा वेदरिंग जो होती है उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन या ओनियन स्किन वेदरिंग भी इसे कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अभी तक हमने 3 देख लिए हैं। अभी तक हमने देखा है अनलोडिंग एक्सपेंशन, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन एंड देन एक्सफोलिएशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ब्लॉक सेपरेशन के बारे में। ब्लॉक सेपरेशन में भी वही चीज़ जो है वो इम्पैक्ट करती है टेम्परेचर चेंजेस। जब टेम्परेचर चेंजेस इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो रॉक एक्सपेंड कर रही है और बहुत कम टेम्परेचर हो रहा है तो रॉक जो है वो श्रिंक कर रही है। क्या होता है, श्रिंकिंग से कूलिंग होती है और उससे एक्सपेंशन होता है हीटिंग से। तो क्या होता है, कई बार रॉक जो है वो टुकड़ों में अलग हो जाती है। इससे पहले तो हमने देखा कि रॉक्स कभी छोटे छोटे ग्रेन्स के अंदर हो रही है या उसकी पपड़ी निकल रही है। कई बार रॉक जो है वो टुकड़ों के अंदर अलग हो जाती है, एक ब्लॉक रॉक का अलग हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक सेपरेशन। ये आप देख सकते हैं इसका रियल लाइफ डायग्राम, जिसमें ये पूरी चट्टान थी और इसके अंदर देखिए किस तरह से ये ब्लॉक सेपरेशन हो गया है, ठीक है। और ब्लॉक सेपरेशन ही दोस्तों फ्रॉस्ट वेजिंग को बढ़ावा देता है, जिसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जब इस ब्लॉक सेपरेशन की वजह से रॉक जो है वो टूट के नीचे गिर जाती है और वो एक एंगुलर गोलाकार जो है वो रॉक्स देखने को मिलती है, तो उसे हम शैटरिंग कहते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल आपको समझना है कि ब्लॉक सेपरेशन क्या हो रहा है। इंटेंस हीटिंग एंड कूलिंग मैकेनिज्म की वजह से रॉक्स के अंदर स्ट्रेस पड़ता है। हीटिंग से रॉक एक्सपेंड करती है, कूलिंग से रॉक कॉन्ट्रैक्ट करती है। हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक्स में से क्या हो रहा है, उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है रॉक्स जो है वो रॉक्स के अंदर ब्लॉक के ब्लॉक ही अलग हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक सेपरेशन, ठीक है। अब क्या होगा,
अब है एक और फ्रॉस्ट वेजिंग। जब ब्लॉक सेपरेशन होता है तो आप देखेंगे इस तरह के रॉक्स के अंदर दरार हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्या होगा, जब यहाँ पर रेनफॉल होगी तो इन दरार के अंदर पानी भर जाएगा। ठीक है, पानी भर गया और जब ठंड का मौसम आया तो ये पानी जम जाएगा। देखेंगे आप, पानी फिल्ड हो गया इस क्रैक के अंदर, और जब ठंड का मौसम आया तो पानी जो है जम गया। ठीक है, फिर वापस गर्मी आई तो पानी फिर से पिघल गया, फिर वापस ठंड आई तो पानी फिर से जम गया। तो ये रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग का जो साइकिल होता है, इससे भी स्ट्रेस पड़ता है दोस्तों, क्योंकि पानी जब जमेगा तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा और वो फिर साइड में जो है इस तरह से रॉक्स में प्रेशर बिल्डअप करेगा। इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ, एरोस से बताता हूँ आपको किस तरह से फ्रॉस्ट वेजिंग एक्टिवेट होती है। ब्लॉक सेपरेशन के बाद जो गैप्स बन जाते हैं उनमें पानी इकट्ठा हो गया, पानी फिर जमा हो गया, और ये जमा हुआ पानी जो है उनकी आसपास वाली दीवारों पे स्ट्रेस लगाएगा। जब ये प्रोसेस रिपीटेड चलता रहेगा, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, थॉइंग मतलब पिघलना पानी का, फ्रीजिंग मतलब पानी का जमना, तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग जब होगा तो एक टाइम आएगा इस तरह से जो है फ्रॉस्ट वेजिंग हो जाएगी और एक टुकड़ा अलग से निकल के चला जाएगा। उसी को हम फ्रॉस्ट वेजिंग कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्ट वेदरिंग के बारे में। सॉल्ट वेदरिंग क्या है? तो क्या होता है दोस्तों, कई बार रॉक्स के अंदर कुछ इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बेरियम। ये सॉल्ट जो होते हैं जब इन पे हीट पड़ती है, यानी कि वो रॉक्स जिनके अंदर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम है, तो ये रॉक्स जो होती हैं हीट से एक्सपैंड करती है। ठीक है, एक्सपैंड हम जानते हैं, जो भी रॉक एक्सपैंड करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, तो उससे क्या होगा, रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे स्ट्रेस पैदा होगा और स्ट्रेस से क्या होगा, वो रॉक टूट जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, कई बार क्या होता है, इन रॉक्स के अंदर जब पानी भर जाता है, यानी कि कुछ रॉक्स जिसके अंदर कैल्शियम है, कुछ किसी के अंदर सोडियम है, किसी के अंदर मैग्नीशियम है, जब इनके अंदर पानी भर जाता है, जब इन रॉक्स का हाइड्रेशन हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद जब सर्दी का मौसम आता है तो यही रॉक्स जो है उनका सॉल्ट क्रिस्टल के अंदर तब्दील हो जाती हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, सॉल्ट रॉक्स जो है, सॉल्ट मिनरल्स जो है, जब वो पानी से उनका इंटरेक्शन हुआ तो इंटरेक्शन होने के बाद पहले तो सॉल्ट सोल्यूशन बना, सोल्यूशन बनने के बाद जब ठंड का मौसम आया तो ये सॉल्ट क्रिस्टल इसके अंदर डिवाइड हो गए। पहले तो क्या हो रहा था, पानी जमा हो रहा था, आइस बन रही थी, अब यहाँ पे सॉल्ट क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो सॉल्ट क्रिस्टल्स वही काम करेंगे जो यहाँ पर आइस काम कर रही है, जो फ्रॉस्ट काम कर रही है। और इस तरह से सॉल्ट क्रिस्टल जो है वो अपनी आसपास वाली वॉल्स पे, रॉक्स पे वो एक्सपैंड होंगे और जो है वो उस पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रेस पैदा होगा, स्ट्रेस की वजह से जो होगा, जो रॉक्स एक्सपैंड होंगी और अल्टीमेटली उनका डिसइंटीग्रेशन होगा, जिसको हम सॉल्ट एक्सपेंशन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो सॉल्ट वेदरिंग इसको कहते हैं जब कभी भी या तो सॉल्ट मिनरल्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो है यही एक्सपैंड कर जाएं और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, या ये पानी से मिलकर क्रिस्टल्स बना लें और क्रिस्टल जो है फिर वो एक्सपैंड करें, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट करें, उससे भी होता है। तो सॉल्ट वेदरिंग के अंदर बेसिकली ये सारे सॉल्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन और ग्रैन्युलर फाइलेशन होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, तो ये एक समरी है डायग्राम्स की, जिसमें आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन का डायग्राम, जिसमें वर्टिकल स्ट्रेस रिलीज होता है। जब यहाँ पर जो है कंटिन्यूस वेदरिंग की वजह से रॉक्स शिफ्ट हो जाती हैं तो एक वर्टिकल स्ट्रेस रिलीज होता है, जिसकी वजह से रॉक्स ऊपर आके एक्सपैंड होती हैं और एक ब्लॉक या रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। उसके बाद क्या होता है, कई बार टेम्परेचर चेंज की वजह से ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, कोर्स ग्रेन मटेरियल्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ये इसका रियल लाइफ डायग्राम आप देख सकते हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टान जो है किस तरह से छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स के अंदर हो रही है। फिर हमने देखा एक्सफोलिएशन, जब क्या होता है, राउंडेड सरफेस जो होती है जहाँ पर, वहाँ पर कंटिन्यूस टेम्परेचर चेंजेस की वजह से पहले दरार पड़ती है। दरार पड़ने के बाद जो है ऐसा लगता है कि जो रॉक्स की स्किन निकल आई है, तो इस तरह की जो स्किन निकल आती है इसको हम कहते हैं ओनियन वेदरिंग या एक्सफोलिएशन। ठीक है, फिर हमने ये देखा ब्लॉक सेपरेशन, जब कंटिन्यूस टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कई बार क्या होता है, पूरी की पूरी एक चट्टान में से एक ब्लॉक ही अलग निकल के सेपरेट हो जाता है, उसको हम ब्लॉक सेपरेशन कहते हैं। और उस ब्लॉक्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो उससे फ्रॉस्ट वेदरिंग होती है। पानी भर जाता है, पानी जमा हो जाता है, फिर वो फ्रॉस्ट बन जाता है और ये फ्रॉस्ट जो है वो प्रेशर लगाती है दोनों तरफ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये रॉक्स टूट के अलग हो जाती है। ठीक है, इसको हम फ्रॉस्ट वेदरिंग कहते हैं। और कई बार क्या होता है, शैटरिंग होती है फ्रॉस्ट वेदरिंग की वजह से, ये रॉक्स जो है गोलाकार रूप में टूट के निकल जाती हैं, जिसको हम शैटरिंग कहते हैं। तो ये सारे डायग्राम जो है वो है हमारे फिजिकल वेदरिंग के, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, ब्लॉक सेपरेशन, शैटरिंग, फ्रॉस्ट वेदरिंग। क्लियर है? आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, और हिंदी ट्रांसलेशन आपको आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप देख सकते हैं, ये भी हिंदी ट्रांसलेशन है। अब हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो केमिकल वेदरिंग के अंदर एक चीज़ एसोसिएटेड है जिसको हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन।
अगर आपको ध्यान हो, फिजिकल वेदरिंग से तो हो रहा है डिसइंटीग्रेशन, केमिकल वेदरिंग से होगा डिकॉम्पोजिशन। डिकॉम्पोजिशन मतलब रॉक्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही बदल गए, यानी कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और इससे रॉक जो है वो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बदल गया। तो जिस तरह से फिजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, ठीक है, फ्रॉस्ट वेदरिंग, इसी तरह से केमिकल वेदरिंग के भी कुछ पार्ट हैं, जैसे सोल्यूशन इसका एक पार्ट है, ठीक है। सोल्यूशन एक टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग है, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती है, ये बात आपको ध्यान रखती है। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या है? सोल्यूशन आप जानते हैं, जब आप पानी के अंदर शक्कर मिला देंगे तो वो एक शुगर सोल्यूशन हो जाएगा, पानी के अंदर अगर आप सॉल्ट मिला देंगे तो वो सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह से जब रॉक्स के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रेट, सल्फेट्स एंड पोटेशियम, जो पानी में घुल जाते हैं और एक रॉक सोल्यूशन बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। और ये इस तरह की वेदरिंग जब होती है जब पूरी एक चट्टान की जो है वो एक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गई और जब बारिश आई तो वो लीच आउट हो गई, यानी कि वो पानी के साथ बह के चली गई, तो इस तरह की वेदरिंग को हम कहते हैं सोल्यूशन। क्या होता है, पानी के अंदर जो है वाटर एसिड होते हैं और ये जो जितने भी मिनरल्स हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं जब पानी से कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। कांटेक्ट में आने के बाद ये सारे मिनरल्स सोल्यूशन बना लेते हैं और जब बारिश होती है तो ये सारे मिनरल्स लीच आउट हो जाते हैं और कोई भी रेसिड्यू देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह की केमिकल वेदरिंग को हम कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है। कार्बोनेशन इसी का ही पार्ट है। कार्बोनेशन में क्या हो रहा है दोस्तों, जो रॉक्स के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएंगे, ठीक है, और वो फिर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। और कार्बोनिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अंडरग्राउंड केव्स में, अंडरग्राउंड केव्स बनाने के लिए, स्टैलेक्साइट्स, स्टैलेग्माइट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मोटा मोटा कार्बोनेशन मतलब ये होता है जब रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, जब इसके मिनरल बाइकार्बोनेट कार्बोनेट होते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने के बाद जब ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और वो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो वेदरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारे केव्स बनते हैं, अंडरग्राउंड केव्स, और इसकी वजह से अंडरग्राउंड रिलीफ फीचर्स बनते हैं जैसे स्टैलेक्साइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कार्बोनिक एसिड इज द कीवर्ड। अब हम इसके डायग्राम देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे सोल्यूशन के अंदर ये जो है छोटे छोटे पोर्स हैं, यहाँ से जो है रेनफॉल का पानी चला गया और ये जो इलाके आप देख रहे हैं, येलो जोन आप देख रहे हैं, ये है जोन ऑफ केमिकल वेदरिंग, यानी कि यहाँ पर वो सारे नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड पोटेशियम मौजूद हैं जो पानी में घुल सकते हैं और पानी में घुलने के बाद ये सारे जो मिनरल्स हैं वो सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन का डायग्राम हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कार्बोनेशन का डायग्राम क्या हो रहा है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से मिल जाती है तो वो बनाती है कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड जो है एक वीक एसिड का काम करता है जो अंडरग्राउंड केव्स बनाता है, और इस केव्स के अंदर आप देख सकते हैं स्टैलेक्साइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की वेदरिंग को हम कहते हैं कार्बोनेशन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी से मिलने के बाद जब कार्बोनिक एसिड बनाती है और ये कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बनते हैं और इसकी वजह से ये वेदरिंग होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी जब नीचे जाता है तो वो मिनरल से मिल जाता है जिससे हमारे केमिकल वेदरिंग होती है, और कई बार क्या होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी से मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड जो है फिर वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे केव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन के बारे में। तो हाइड्रेशन तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस का है, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब जब रॉक्स के अंदर पानी ऐड हो जाता है तो रॉक्स के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो रॉक्स एक्सपैंड होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है रिवर्सेबल होता है क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, अगर जब कार्बोनिक एसिड बन गया तो वो रिवर्सेबल नहीं हो सकता। अगर रॉक्स का सोल्यूशन बन गया तो रॉक्स फिर से रिवर्सेबल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि भाई कोई बड़ी चट्टान थी, जब उसके अंदर केमिकल वेदरिंग हुई, जब सोल्यूशन हुआ तो वो एक लिक्विड के अंदर बन गई और अब वापस से इसकी चट्टान बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाइड्रेशन में ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ रॉक्स जो होती हैं उसके अंदर ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो रॉक्स एक्सपैंड करती है, और एक्सपैंड करने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये रॉक्स जो हैं फिर वो स्ट्रेस लगाती हैं आसपास की रॉक्स पे, उससे रॉक्स टूटती हैं। लेकिन जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो फिर से जो है नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है। इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। और हाइड्रेशन से दोस्तों हमेशा एक्सफोलिएशन और ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई केमिकल वेदरिंग हाइड्रेशन से किस तरह के हमें वेदरिंग को देखने को मिलते हैं, यानी कि रॉक्स में क्या देखने को मिलता है, तो वो एक्सफोलिएशन देखने को मिलेगा और ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, यानी कि जब किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए और उसके ऑक्साइड्स बन जाएं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन निकल जाए तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो कई बार क्या होता है रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे हम बात करें रेड सॉइल के बारे में, तो रेड सॉइल के अंदर आयरन ओर्स होते हैं। जब इस आयरन ओर्स जो आयरन ओर हैं जब ये
रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो आयरन ऑक्साइड बनते हैं, और इसी वजह से जो सॉइल का कलर है वो रेड कलर का हो जाता है। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, क्या हो रहा है, सॉइल का कलर चेंज हो रहा है, सॉइल की एक केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रही है, सॉइल का कलर नॉर्मल कलर से रेड हो रहा है। इसी को ही हम केमिकल वेदरिंग भी कहते हैं। तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मिनरल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, और करने के बाद वो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि सीधा सीधा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इसी वजह से जो सॉइल है उसका कलर रेड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन देखने को मिलते हैं, और आयरन जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो उससे आयरन ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और वाटर देखने को मिले, यानी कि मॉइस्चर भी चाहिए होता है ऑक्सीडेशन को। और रिडक्शन जो होता है दोस्तों वो इसी का बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही कट ऑफ हो जाए, यानी कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये नॉर्मली देखा गया है बिलो वाटर टेबल। जो वाटर टेबल होती है उसके नीचे, नॉर्मली हमारे अर्थ सरफेस के नीचे है जो वाटर टेबल के, अगर आप जब नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन इतनी मात्रा में नहीं मिलेगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो क्रस्ट पे देखने को मिलती है। तो वहां पर जो है उन रॉक्स का रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो रॉक्स जो है वो ग्रीनिश और ब्लूइश ग्रे के अंदर टर्न हो जाती है, क्योंकि उसमें से ऑक्साइड्स निकल गए हैं, ऑक्सीडेशन निकल गया है, तो वो रॉक्स जो है ग्रीनिश या ब्लूइश ग्रे की हो जाती है। ये बात को ध्यान रखनी है। और कॉमनली रॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और कॉमनली मिनरल्स जिससे ऑक्सीडेशन होता है वो है आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन मतलब जब रॉक्स के अंदर ऐसे मिनरल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और कभी कभी रॉक्स के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और फिर जो है फिर वो उसके अंदर रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो मिनरल्स जो है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ग्रीनिश और ब्लूइश ग्रे के हो जाते हैं, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि वेदरिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी तक, केमिकल वेदरिंग, चाहे वो हाइड्रेशन हो, चाहे वो कार्बोनेशन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, ये सारी वेदरिंग जो है दोस्तों गो हैंड इन हैंड है, एक साथ चलती है ये दोनों। ऐसा नहीं कि पहले हाइड्रेशन होगा फिर कार्बोनेशन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो एक साथ चल रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉमन सेंस के या फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में, जो तीसरी तरह की वेदरिंग है। जहां पर भी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो रहा है तो वहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। अब ये जो वेदरिंग है दो तरह की हो सकती है। मान लीजिए कुछ रोडेंट्स हैं, जैसे रोडेंट्स वो होते हैं जो गड्ढा खोद के रहते हैं, ठीक है, जो समर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करते हैं। रोडेंट्स के अंदर आते हैं हमारे चूहे, ठीक है, और अर्थवॉर्म्स, स्नेक्स, ये सब आते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये अर्थ में गड्ढा खोदते हैं, बरोइंग करते हैं और वेजिंग करते हैं। गड्ढा खोदने की वजह से क्या होता है, अर्थ की जो नीचे वाली लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, और फिर उसके अंदर वेदरिंग होती है अलग अलग टाइप की, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी वेदरिंग का बढ़ावा देती है। उसके अलावा इंसान जो प्लॉइंग करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, जब आप हल जोतते हैं, ठीक है, खेत के अंदर, तो क्या करते हैं, आप हल जोतते हैं तो नीचे वाली जो रॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती है, नीचे वाली जो सॉइल है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये भी एक बायोलॉजिकल वेदरिंग को बढ़ावा देती है। इसके अलावा जो डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो भी मरे हुए पेड़ पौधे या जानवर हैं, जब वो सड़ने लगते हैं तो वो ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस जो है वो अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड बनाता है। और कार्बोनिक एसिड हम जानते हैं, जब भी कार्बोनिक एसिड बनेगा तो सॉल्ट के अंदर मौजूद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को वो डिकम्पोज करेगा, और अल्टीमेटली अंडरग्राउंड केव्स बनती हैं, जिससे स्टैलेक्साइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स बनते हैं। यानी कि कार्बोनिक एसिड इज अ काइंड ऑफ, कार्बोनिक एसिड हेल्प्स इन द केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो डिकेइंग प्लांट्स होंगे, जो सड़े हुए पेड़ पौधे होंगे या एनिमल मैटर होगा, उससे ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, और अदर टाइप के एसिड्स बनाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स की रूट्स हैं दोस्तों, हमें बताया कि कोई बहुत बड़ा प्लांट है, चाहे वो बरगद का पेड़ हो चाहे वो नीम का पेड़ हो, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी रूट जो है वो सेवरल किलोमीटर्स तक अंदर जाती है हमारे क्रस्ट के। तो जब जहाँ भी वो रूट्स जा रही हैं तो वो अंदर की रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करेंगी, ठीक है, वो प्रेशर लगाएंगे अपना, जिससे रॉक्स टूटती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेदरिंग देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये थोड़ा इजी है। मेन आपको ध्यान रखना है फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल के अंदर आते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, एक्सफोलिएशन, ठीक है, फ्रॉस्ट वेजिंग, ब्लॉक सेपरेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। केमिकल के अंदर आते हैं सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है दोस्तों, आप चाहें तो उसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा मैंने बढ़ा ही लिया है ताकि चीज़ें कवर हो जाएं एक बार में और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरोजन के बारे में, जो डेनोटेशन के अंदर दूसरा टॉपिक है। डेनोटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है। डेनोटेशन मतलब अर्थ का स्ट्रिप ऑफ होना। ठीक है,
अर्थ के जो मटेरियल्स हैं उनका स्ट्रिप ऑफ होना, उनका टूटना, ठीक है। तो उसके अंदर पहला तो हमने पढ़ लिया है वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग होती है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द अर्थ मटेरियल्स। अब हम पढ़ते हैं दूसरा इरोजन, ठीक है। वेदरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वेदरिंग के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब इन सिटू हैं, यानी कि जहां चट्टान मौजूद है वहीं होंगे। चट्टान का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वेदर्ड मटेरियल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इरोजन के अंदर मूवमेंट होता है। जब भी वेदरिंग के साथ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि जो चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें जब छोटी छोटी चट्टानों के अंदर तब्दील हुई, या बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर जब केमिकल चेंजेस हुए, और केमिकल चेंजेस होने के बाद जब उन छोटी छोटी चट्टानों का, छोटे छोटे वेदर्ड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो उसी को हम कहते हैं इरोजन, ठीक है। तो इरोजन मतलब वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इज दैट क्लियर? यही इसका मेन डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन के अंदर। जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा तो वो वेदरिंग है, जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा उन वेदर्ड मटेरियल्स का, तो वो बन जाएंगे इरोजन। क्लियर? ठीक है। तो इरोजन जो है वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन ये दोनों प्रोसेस जो है साइड बाय साइड चलते हैं। डिग्रेडेशन मतलब जब आप चीज़ों को तोड़ रहे हैं, डिग्रेडेशन के अंदर आते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। एग्रेडेशन मतलब जो चीज़ें टूट गई और वो चीज़ें जाके कहीं जगह जाके इकट्ठा हो रही हैं, कहीं जाके डिपॉजिट हो रही हैं, तो उससे नई चीज़ें बनेंगी, ठीक है। जैसे वी शेप वैली बनी, तो उसका जो वी शेप बनी, जो कटाव हुआ हमारे माउंटेनियस एरिया के अंदर पानी की वजह से जो कटाव हुआ, वी शेप वैली बनी, तो वो कटाव का जो मटेरियल है कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा। जब वो इकट्ठा होता है तो उसे हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो एक जगह कहीं डिग्रेडेशन हो रहा है तो कहीं जगह एग्रेडेशन भी हो रहा है। तो इरोजन दोनों ही चीज़ों को बढ़ावा देता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इरोजन एक मोबाइल प्रोसेस है, ठीक है, और वेदरिंग एक स्टैटिक प्रोसेस है। जहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिखे हैं मैंने, ताकि कॉमन सेंस वाले जो पॉइंट्स हैं आप उसको ना भूलें। इस तरह के क्वेश्चंस को आप गलत कर देते हैं और एग्जाम में आप 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं फैक्चुअल होते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान होता है सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने में। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे भाई इसका यही पॉइंट हो गया, वेदरिंग जो एक स्टैटिक प्रोसेस है, इरोजन एक मोबाइल प्रोसेस है, जो बिल्कुल सही बात है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग देख लेते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस वेदरिंग जब होती है तो क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, सॉइल्स बनती हैं, एनरिचमेंट ऑफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स होते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें ऊपर आती हैं। स्ट्रिप ऑफ हो रहा है तो भाई पुरानी रॉक्स हट जाएंगी, नई रॉक्स तो ऊपर की तरफ आएंगी, ठीक है। सॉइल एनरिचमेंट होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मास वेस्टिंग के बारे में। इरोजन में दोस्तों, इरोजन से होने वाले लैंडफॉर्म्स और इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, उसका एक सेपरेट टॉपिक है जिसको मैं कवर करूंगा। इसको हम लैंडफॉर्म्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इरोजन में अभी तक हमने देख लिया कि इरोजन क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। जब मिट्टी का कटाव होता है, अर्थ मटेरियल का कटाव होता है और उनका कटाव होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम इरोजन कहते हैं। और इरोजन जो होता है वो अलग अलग एजेंट से होता है, चाहे वो रनिंग वाटर से हो रहा हो, चाहे वो हमारे ग्लेशियर से हो रहा हो, चाहे वो विंड से हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर से हो रहा हो। इससे बनने वाले अलग अलग लैंडफॉर्म्स, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, वो हम पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक के अंदर। आज हम पढ़ रहे हैं डेनोटेशन एंड वेदरिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मास वेस्टिंग के बारे में। मास वेस्टिंग ये तीसरा पॉइंट है डेनोटेशन का। डेनोटेशन में 3 थे, वेदरिंग, इरोजन एंड तीसरा था मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग क्या है दोस्तों? मास वेस्टिंग मतलब जो वेदरिंग अभी तक हमने देखी है, वेदरिंग जब हुई, जब अर्थ मटेरियल पे मौसम की मार पड़ी, उस पर केमिकल वेदरिंग हुई, उसका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब तक उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तब तक वो वेदरिंग है। जब इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, यानी कि इन वेदर्ड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन डाउन द स्लोप हो रहा है, डाउन द स्लोप हो रहा है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं मास मूवमेंट। अगर इन वेदर्ड मटेरियल्स का मूवमेंट हो रहा है रनिंग वाटर की वजह से, विंड्स की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, तो उसको हम कहेंगे इरोजन। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अगर वेदर्ड मटेरियल्स, जो छोटे छोटे मटेरियल्स टूट गए हैं, बन गए हैं, उसका मूवमेंट अगर ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, डाउन द सिल मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मास वेस्टिंग, ठीक है। अगर इन वेदर्ड मटेरियल्स का मूवमेंट पानी करवा रहा है, ग्लेशियर करवा रहा है, विंड करवा रही है या ग्राउंड वाटर करवा रहा है, तो उसको हम कहेंगे इरोजन। यही फर्क है इरोजन में, यही फर्क है मास वेस्टिंग में, और यही फर्क है वेदरिंग के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से होने वाले मूवमेंट होते हैं, डाउन द हिल मूवमेंट, डाउन द स्लोप मूवमेंट होते हैं, उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे स्लाइड होता है, रोल होता है, फ्लो होता है, क्रीप होता है, ठीक है। ये कंप्लीट जो है उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके
दो तरह के मूवमेंट होते हैं मास ट्विस्टिंग के अंदर। डाउन द स्लोप मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट भी होते हैं, और डाउन द स्लोप मूवमेंट जो होते हैं मटेरियल्स के बहुत ज़्यादा स्लो भी होते हैं, जिसका आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो है स्लो मूवमेंट्स, यहाँ पर जो है फास्ट मूवमेंट। स्लो में आते हैं क्रीप एंड सॉइल फ्लक्शन, जिसको मैंने फ्लो चार्ट में ही बताया था, और फास्ट में आएंगे आपके फॉल। ठीक है, रॉक फॉल, जो रॉक जो है एकाएक नीचे गिर रही है तो वो एक फास्ट मूवमेंट है। क्रीप मतलब जो मिट्टी धीरे 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 खिसक के नीचे आती है, उसको हम क्रीप कहते हैं। ठीक है, स्लाइड होना। ठीक है, इसके बाद फ्लो होना, अर्थ फ्लो, मड फ्लो और एवलांच। एवलांच देखेंगे आप कितना फास्ट मूवमेंट है। ग्लेशियर एरियाज के अंदर जब एक पूरी एक चादर की तरह एक जो है बर्फ नीचे की तरफ आती है तो उसको हम एवलांच कहते हैं। तो ये सारे फास्ट मूवमेंट्स हैं। स्लो मूवमेंट के अंदर आते हैं क्रीप एंड सॉइल फ्लक्शन। अब इसके अंदर एक डिफरेंशिएशन तो हमने स्पीड का देख लिया, एक डिफरेंशिएशन मास वेस्टिंग में होता है वेट एंड ड्राई का। ठीक है, ठीक है, ड्राई मूवमेंट्स वो होंगे जहां पे कहीं भी पानी इन्वॉल्व नहीं है, कहीं भी मॉइस्चर इन्वॉल्व नहीं है। तो फॉल जो होता है वो हमेशा एक वेट मूवमेंट है, लेकिन ये फास्ट मूवमेंट है, इसमें कोई भी मॉइस्चर इन्वॉल्व नहीं है। स्लाइड भी एक तरीके से ड्राई मूवमेंट है। लैंड स्लाइड जिसको हम कहते हैं, डेब्री स्लाइड जिसको हम कहते हैं, ये सारे जो हैं वो ड्राई मूवमेंट है और फास्ट मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन फ्लो अगर हम देखें, मड फ्लो, अर्थ फ्लो जो है या एवलांच, ये फास्ट मूवमेंट है लेकिन ये वेट मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉइस्चर इन्वॉल्व होता है। तो ये अगर एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाए कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, ये तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे आइडेंटिफाई करने को आ जाए कि भाई कौन सा वेट है कौन सा ड्राई है, तो सीधा सा फंडा लगाना है, फ्लो जहां भी आ गया, फ्लो 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 तभी होगा, बहाव जब भी होता है जब उसके अंदर कहीं ना कहीं मॉइस्चर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बहाव जहां भी होगा वहां पे मॉइस्चर इन्वॉल्व होगा, तो चाहे वो अर्थ फ्लो हो, चाहे वो मड फ्लो हो, चाहे वो एवलांच हो, ये सारे मॉइस्चर वाले फास्ट मूवमेंट्स हैं। और फॉल जहां पर होगा दोस्तों, वहां पर कभी भी मॉइस्चर इन्वॉल्व नहीं होता, चाहे वो रॉक स्लाइड हो, चाहे वो लैंड स्लाइड हो, वो फास्ट मूवमेंट है लेकिन वहां पर कभी भी मॉइस्चर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी वजह से ये ड्राई फास्ट मूवमेंट्स है। ठीक है, तो मास वेस्टिंग को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका है। मास वेस्टिंग क्या है? जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ये सारे वेदर्ड मटेरियल डाउन द स्लो मूवमेंट करते हैं तो उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं। मास वेस्टिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, फास्ट एंड स्लो। तो स्लो वाले तो होते हैं क्रीप एंड सॉइल फ्लक्शन, फास्ट वाले होते हैं फॉल एंड फ्लो। ठीक है, अब फॉल एंड फ्लो के अंदर फर्क क्या है कि फॉल जो है वो एक ड्राई फास्ट मूवमेंट है और फ्लो जो है वो एक वेट फास्ट मूवमेंट है। क्लियर? कोई भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लो जहां भी आएगा वो एक वेट फास्ट मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट जरूर है वो, लेकिन और अगर फॉल आ रहा है तो वो एक ड्राई फास्ट मूवमेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये हमने पढ़ा है डेनोडेशन के बारे में, इसके अंदर हमने वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन भी कवर कर लिया है। डेनोडेशन मतलब टू स्ट्रिप ऑफ। ठीक है, जब अर्थ की क्रस्ट को स्ट्रिप ऑफ किया जाता है वेदरिंग के द्वारा, मास वेस्टिंग के द्वारा और इरोजन के द्वारा और डिपोजिशन के द्वारा, तो उसको हम डेनोडेशन कहते हैं। वेदरिंग के अंदर आते हैं तीनों, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर आते हैं, फिजिकल मतलब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जब बड़ी बड़ी चट्टानें छोटी छोटी चट्टानों के अंदर टूट रही हैं। इसके अंदर आते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। फिर आते हैं हमने देखा था इसके अंदर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, फ्रॉस्ट वेजिंग। केमिकल के अंदर आते हैं सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी इसके अंदर आता है। बायोलॉजिकल हमने देख लिया था। उसके बाद मास वेस्टिंग मतलब जब इन वेदर्ड मटेरियल्स का मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है और डाउन द हिल मूवमेंट हो रहा है, ऊंचाई से ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं। ये दो तरह में डिवाइड है, स्लो मूवमेंट्स एंड रैपिड मूवमेंट्स। स्लो में आते हैं क्रीप एंड सॉइल फ्लक्शन, रैपिड में आते हैं अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस एवलांच और स्लाइड्स। स्लाइड्स में आते हैं रॉक स्लाइड, डेब्रिस स्लाइड एंड स्लम्प। स्लाइड्स और फ्लो में फर्क यह है, फ्लो जो है वो है वेट और स्लाइड जो है वो है ड्राई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इरोजन जो है, हमने बताया कि वेदरिंग के साथ जब ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स जुड़ जाएंगे, यानी कि वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन इक्वल्स टू इरोजन। इसके अंदर आते हैं रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव करंट्स एंड विंड्स, और यही फिर जाके डिपॉजिट करते हैं। इन दोनों से दोस्तों बनते हैं अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स, जिसको हम कहते हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जिसको मैं एक सेपरेट टॉपिक के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको विजुअलाइज कराने की वेदरिंग एंड डेनोडेशन को, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी मैंने टर्म्स यूज़ किए हैं, और मैंने कई बार ऐसा बोला है कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियोस जरूर जाके देखिए, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियोस देखिए, तो आपको और अच्छी क्लैरिटी होगी और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन जब तक आप नहीं दबाएंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि मैं 8 बजे आ रहा हूँ हर रोज़। ठीक है, और अब मेरा कोड लगाना मत भूलिए, मेरा कोड है SMNET, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और आपकी मंथली फी 2 साल की हो जाएगी 472 रुपये, इसको भूलना मत भूलिए। और हम बिलीव करते हैं लेट्स क्रैक इट पे, तो हम जल्दी से जल्दी कोर्सेज डालेंगे, आप लोग उसको पढ़ेंगे और इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।